Hello everyone and welcome back to my channel Excel Study. This is a series of complete revision videos for class 11th. इसमें क्लास 11th के सिलेबस के सारे चैप्टर्स हम लोग वन बाय वन रिविजन कर रहे हैं कंप्लीट चैप्टर्स का. सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ इट बिकॉज पहले दो चैप्टर्स हमने वन शॉट में कंप्लीट किए हुए हैं और भी कुछ चैप्टर्स हमने किए हैं वन शॉट में, बट इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द थर्ड चैप्टर. नाउ आफ्टर कोविड पैंडमिक सबको पता है कि सिलेबस सीबीएसई ने कुछ चेंजेस लाए थे सिलेबस में, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स रिमूव किए थे, कुछ सिलेबस कुछ चैप्टर्स जो है वो पूरे ही रिमूव कर दिए थे. उसके अकॉर्डिंग द थर्ड चैप्टर जो पहले थर्ड चैप्टर था द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वो यूनिट पूरा कम्प्लीटली रिमूव कर दिया था. और उसके बाद ये फोर्थ चैप्टर जो था पहले की एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में ह्यूमन डेवलपमेंट, वो अब आके थर्ड चैप्टर बन चुका है. सो दिस इज़ द थर्ड चैप्टर इन द न्यू एनसीईआरटी. तो इसको हम लोग पूरा कंप्लीट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा रिवीजन करने वाले हैं. इसमें कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है, कोई भी टॉपिक इंक्लूड भी नहीं किया गया है. जैसे ये पहले था उतना ही ये अब भी है. सो लेट्स बिगिन विद द रिविजन एंड बिगिनिंग विद द फर्स्ट टॉपिक. नाउ व्हेन यू हियर द वर्ड डेवलपमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट? जब हम डेवलपमेंट वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ इंक्रीज़ आता है. इंक्रीज़ के बारे में कोई चीज़ पहले जो अपने बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में थी वो अब थोड़ा और बेटर फॉर्म में, थोड़ा और बेटर अपने डेवलप होके किसी अच्छे फॉर्म में आई है. ठीक है. तो जब हम ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट सुनते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं फ्रॉम बर्थ, वो हम सारे डेवलपमेंट समझते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं कि हम बड़े हुए, हमारे हाथ पैर बड़े हुए, हमारी बॉडी, हमारी हाइट वेट इंक्रीज़ हुई. ठीक है. तो हम समझते हैं ये सारी चीज़ें ही डेवलपमेंट हैं. बट ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल चेंजेस तक नहीं होता है. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द वे वी थिंक, द वे वी यूज़ लैंग्वेज, हमारी स्पीकिंग स्किल्स, हमारे कॉग्निटिव स्किल्स, ये सारी चीज़ें हमारे डेवलपमेंट के अंदर ही आती हैं. So, what is development? Development is the pattern of progressive, orderly, and predictable changes that begin at conception and continue throughout life. जब हम एक एग के फॉर्म में आते हैं ना अपनी मदर के वूम में, तब से लेकर के डेथ तक ये डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता ही रहता है. तो डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड है, बट ऑल्सो हमारे और कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल कॉन्टेक्स्ट एस्पेक्ट से भी रिलेटेड है. कैसे? अब हम लोग ये समझते हैं. इसके तीन एस्पेक्ट्स हैं. पहला एलिमेंट क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. वी हैव सम बायोलॉजिकल चेंजेस, क्या जो कि हमारे जीन्स की वजह से, जो हमने जीन्स हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट की हैं, उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, हमारी फिजिकल अपीयरेंस में, वो सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में आते हैं. जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया. ठीक है. हमारा ब्रेन जो उसकी साइज़ बड़ी हो रही है, बिकॉज एक छोटा बच्चा होता है उसका स्कल बहुत स्मॉल होता है, तो उसका ब्रेन की साइज़ भी स्मॉल होती है, वेट कम होता है. फिर जैसे जैसे स्कल डेवलप होता है उसी तरीके से सारे बॉडी के ऑर्गन्स भी अपने प्रॉपर वेट में, अपने प्रॉपर जो साइज़ है उसमें आना स्टार्ट करते हैं. सो दीज आर द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. कॉग्निटिव प्रोसेसेस में क्या आता है? जब बच्चा कोई बहुत छोटा होता है तो उससे आप क्या बोल रहे हो उसे कुछ नहीं समझ में आएगा. अगर आप उसे मैथ्स कैलकुलेट करने को कहोगे, कैलकुलेशंस करने को, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव प्रोसेसेस में आती हैं. उसे सिचुएशंस को समझना नहीं आएगा, उसे कोई आप कॉन्सेप्ट समझाओगे तो उसे आसानी से समझ नहीं आएगा. वाई डू वी हैव अ सिलेबस फॉर ईच क्लास? एक डिफरेंट सिलेबस होता है जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें पहले पढ़ते हैं, फिर जब हम बड़े होते हैं नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो हम देखते हैं वही टॉपिक थोड़ा ज़्यादा और डिटेल में हमें दिया हुआ है. वाई इज़ इट सो? बिकॉज हर स्टेज ऑफ लाइफ में, हर क्लास में आपका जो कॉग्निटिव स्किल्स होंगी वो थोड़ा उस लेवल के हिसाब से डेवलप्ड होंगी. जितना लेवल होता है उस हिसाब से सिलेबस सेट किया जाता है. ठीक है. तो वही जो मुश्किल चीज़ें आप बाद में पढ़ते हो, शायद आप पहले आपके अंदर वो समझने की उतनी क्षमता नहीं होगी. बाद में जब डेवलपमेंट होती है तो आपको वही चीज़ें समझ में आने लगती हैं. सोशो इमोशनल प्रोसेसेस क्या होती हैं? जहाँ पर आप इमोशंस को समझ सकते हो. जब कोई बहुत छोटा बच्चा है तो उसे नहीं समझ में आएगा कि आज घर में सब लोग इतने खुश क्यों हैं, आज मम्मा इतनी खुश क्यों हैं. या अगर कोई बहुत दुखी है या फैमिली में कुछ गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है जिसकी वजह से कोई लोग बहुत दुखी हैं, फैमिली दुखी है, तो बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि मुझे भी दुखी फील होना चाहिए या मुझे भी यहाँ पे बुरा फील होना चाहिए. ये उसे नहीं समझ में आएगा या उसे बुरा फील होगा ही नहीं. वाई? बिकॉज ही इज़ नॉट दैट मैच्योर, इमोशनली मैच्योर नहीं है वो अभी इमोशंस को इतना अच्छे से समझ नहीं सकता. उसे अभी नहीं पता कि जैसे अगर फैमिली में, जब आप देखते हो फैमिली में जब कोई आता है, आपका कोई कज़न हो गया, भाई बहन या कोई भी है फैमिली में, रिलेटिव्स कोई आते हैं आपके घर पे, आप कहीं जाते हो, तो जब आप वहाँ से वापस आने लगते हो अपने घर पे तो यू फील बैड बिकॉज आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया मान लो उस वहाँ पर साथ में. छोटे बच्चे को नहीं समझ में आएगी ये चीज़, जो बहुत छोटा बच्चा है. ठीक है. उसको ये नहीं समझ में आएगी, लेकिन धीरे 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 ये बातें उसके अंदर भी डेवलप होंगी तो वो भी समझना स्टार्ट करेगा. तो जब उसकी मम्मा उससे दूर जाएंगी तो उसे भी याद आएगा कि हाँ मुझे मेरी मम्मा, या वो बच्चे जब छोटे होते हैं तो जब वो अपने कज़न्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बाद में उन्हें वो चीज़ें याद आती हैं, वो मिस करते हैं. तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर. नाउ लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव ऑन डेवलपमेंट सेज सम थिंग्स अबाउट डेवलपमेंट. मुझे हम लोग को डेवलपमेंट के बारे में कुछ चीज़ें बताता है.
उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डेवलपमेंट कैसा होता है। फर्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, यानी जब आप पैदा होते हो, नॉट रियली जब आप एग के फॉर्म में होते हो तब से ही कंसेप्शन से ओल्ड एज तक ये डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता ही रहता है, इट नेवर स्टॉप्स। ठीक है। वेरियस प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल, हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े। दीज आर इंटरवुमेन। इंटरवुमेन का मतलब क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे जैसे ब्रेन की साइज़ भी इवॉल्व होगी वैसे वैसे उसके अंदर की स्किल्स भी इवॉल्व होंगी। सो सारी चीज़ें ये आपस में ही इंटरवुमेन है, इंटर रिलेटेड है। जैसे जब आपकी सोचने समझने की क्षमता जब बढ़ेगी, डेवलप होगी, तभी तो आप किस कोई इमोशंस भी फील कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि वाई दीज पीपल आर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स इमोशन, बिकॉज यू विल बी एबल टू थिंक, योर ब्रेन विल टेल यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट की वजह से होती हैं। सो दीज आर इंटर रिलेटेड। डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शनल, मतलब कि कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है, डेवलपमेंट का सिंगल डायरेक्शन नहीं है कि कम से ज़्यादा की तरफ, यानी असेंडिंग ऑर्डर में ही चलता है। इट में ऑल्सो शो डिक्रीमेंट, यानी कुछ चीज़ें जब आप एज जैसे जैसे आपकी बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं आपकी, बिकॉज ऑफ योर बोन्स गेट वीकर विद एज, तो क्या होता है उसके साथ आपकी कुछ ऐसी स्किल्स जहाँ पर आपको रनिंग करनी हो, और जो बहुत ओल्ड लोग होते हैं उनको तो वॉक करने में भी प्रॉब्लम होती है। सो दीज स्किल्स शो डिक्रीमेंट। तो डेवलपमेंट में सिर्फ हर चीज़ इंक्रीज़ ही नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें डिक्रीज़ भी होती हैं। सो इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल। डेवलपमेंट इज़ हाईली प्लास्टिक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक को आप क्या कर सकते हो, किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझो कि डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उसे हम अपने हिसाब से सेटल भी कर सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। हमारी जो पर्टिकुलर जो एक इंसान की जो थिंकिंग होती है, वो उस तरीके से शेप होती है जिस कल्चर में, जिस फैमिली में, हाउ हिज पेरेंट्स, उनके उनके क्या वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों से शेप होती है। तो डेवलपमेंट में क्या करते हो, आप चीज़ों को मोल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से। पेरेंट्स जैसा चाहते हैं वैसा अपने बच्चों को बना सकते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, इसलिए हाईली प्लास्टिक हो गया, मतलब हम अपने हिसाब से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। हिस्टोरिकल कंडीशंस मतलब जैसे हर वक्त पे जो सोसाइटी है उसकी कंडीशंस अलग होती हैं। तो बहुत पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे पहले के ज़माने में, उनका एक अलग था। जैसे बहुत पहले तो लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे। ठीक है, एकदम एकदम न्यूड रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पत्तियाँ बांधनी शुरू की। आज के टाइम में तो ऐसा नहीं होता है। तो जो कंडीशंस होती हैं, हिस्टोरिकल कंडीशंस, वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं कि इंसान की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। जैसे बहुत पुराने समय में जो बच्चे थे उनकी सोच एक अलग तरीके से होती थी, लोगों को बहुत जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ में आ जाती थी। आजकल के बच्चे क्या हैं, आजकल की लड़कियों चाहे लड़कियाँ हों, उन लोग को इतनी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी होती है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होती है। डेवलपमेंट इज़ द कंसर्न ऑफ अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स। नॉट ओनली बायोलॉजी में भी हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी में क्यों, बिकॉज जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जैसे कल्चर में हम रहते हैं, वो भी हमारी डेवलपमेंट को बहुत मेजर तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो हम बहुत सारे डिसिप्लिन्स में डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स एंड एक्ट्स ऑन कॉन्टेक्स्ट विच इंक्लूड व्हाट वाज इनहेरिटेड, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो हर चीज़ व्यक्ति की सोच और बिहेवियर को शेप करती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी इंडिविजुअल है वो अपने आसपास के माहौल, जैसी जगह में वो रहता है, जो भी चीज़ें उसको इनहेरिटेड उसके पेरेंट्स से मिली हुई हैं, उन सब चीज़ों के हिसाब से अपने एक्शंस और रिएक्शंस को दिखाता है। अब जैसे मान लो एक बच्चा जो एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड फैमिली में पैदा होता है, जहाँ उसके जो पेरेंट्स हैं खुद एथलीट्स हैं और उसे हमेशा इंकरेज करते हैं कि वो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाए। तो उसके आसपास का जो फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट होगा, उससे उसको ये सारी चीज़ें ज़्यादा समझने को मिलती हैं कि वो उसको स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने की के लिए मोटिवेट करेंगी। ठीक है, इंकरेज करेंगी, तो वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेगा उस पर्टिकुलर फील्ड में। अब दूसरी तरफ एक बच्चा है, मान लो कोई ऐसे फैमिली में उसका जन्म हुआ है जहाँ पे एकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और स्पोर्ट्स वगैरह ऐसी सब चीज़ों को टाइम वेस्ट समझा जाता है। तो वो बच्चा शायद स्पोर्ट्स में उतना इंटरेस्टेड ना हो, वो उस फील्ड में, उस स्किल में उतना एक्सेलेंट ना हो, एक्सपर्ट ना हो। तो उसका एनवायरनमेंट उसे ये सिखाता है कि एकेडमिक अचीवमेंट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो अपने करियर को, अपनी लाइफ को एकेडमिक्स तक ही लिमिटेड रखेगा। अब यहाँ पर देखो, दो चीज़ें तुम्हें इसमें से पता चलती हैं क्या। एक इनहेरिटेड ट्रेट्स हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट केस में जो पेरेंट्स थे वो खुद एथलीट्स थे, तो उसमें उनके बच्चों में भी कुछ एथलेटिक एबिलिटीज़ आई होंगी। ठीक है, और सेकंड में क्या था कि एकेडमिक्स था, तो एकेडमिक्स आया। फिर वहाँ पर सेकंड और सारी क्या चीज़ें, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट भी देखने को मिल रहा है कि किसकी फैमिली में कैसा कल्चर है, जो भी वैल्यूज़ उसे अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। ठीक है, जो उसकी चॉइसेस और बिहेवियर को शेप कर रही हैं। तो इससे ये पॉइंट हमें ये समझाना चाहता है कि कोई भी ह्यूमन का जो रिएक्शन होता है वो उसकी जैसे जैसे इन्वायरमेंट में वो रहता है, जैसे सराउंडिंग्स में, उससे भी शेप होता है, प्लस उसको अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिटेंस, क्या उसके जीन्स हैं, वो भी शेप करता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड इवोल्यूशन। ये कुछ कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशंस जनरली फ्रिक्वेंटली कन्फ्यूज करती हैं। ग्रोथ इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बॉडी,
ठीक है। बॉडी पार्ट्स या जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो फिजिकली जो चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस ग्रोथ के अंदर आते हैं, जो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो हैंड्स आपके साइज में इंक्रीज होते हैं, ठीक है, आपकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो ये जो फिजिकल चेंजेस है ये सारे ग्रोथ में आते हैं। डेवलपमेंट एक और वाइड, एक ब्रॉड टर्म है जिसका एक पार्ट है ग्रोथ। तो डेवलपमेंट में क्या होता है, इंडिविजुअल ग्रो करता है, चेंज करता है, और हमने इसमें पढ़ा है कि इसमें सिर्फ इंक्रीज ही नहीं आता बट ऑल्सो डिक्रीज भी होता है। ग्रोथ में ऐसा नहीं है, ग्रोथ मल्टी डायरेक्शनल नहीं है। आपके हाथ बड़े से छोटे नहीं हो सकते, ठीक है, हाइट बड़ी से कम नहीं हो सकती, सिर्फ बढ़ सकती है, तो ये यूनी डायरेक्शनल है। बट डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, और इसमें बहुत सारे और एस्पेक्ट्स आते हैं। हमने पढ़े इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। ठीक है, तो उसमें जो बायोलॉजिकल वाला पार्ट है दैट रिफर्स टू ग्रोथ, तो ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट का। मैच्यूरेशन इज समथिंग जहाँ पर क्या होता है, आपके जो जेनेटिक्स हैं, जो भी जीन्स आपने इनहेरिट किए हैं अपने पेरेंट्स से, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस में जो ग्रोथ होती है, जैसे एक पर्टिकुलर फिक्स एक टाइम टेबल होता है जिसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होती है। कुछ कुछ जैसे जो छोटा बच्चा है उसके जो पहले दांत निकलते हैं जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है, ठीक है, तो वो कब निकलते हैं, उसके बाद पहले क्या होता है, बच्चा क्रॉल करना सीखता है, पहले थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लेकर चलने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो 1 साल के लगभग वो वॉक करना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ फिक्स्ड हैं, ठीक है, कुछ फिक्स्ड एक टाइम टेबल के हिसाब से ये चीज़ें हो रही हैं। सो दीज आर मैच्यूरेशन, ये मैच्यूरेशन में आता है जब इंसान मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे। अगर वो अभी उस लेवल पे नहीं है तो अगर आप बच्चे को चलवाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चल पाएगा। उसका एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ पर वो उतना मैच्योर होगा, उस चीज़ को कर सकने के काबिल होगा, ठीक है, तो वो उसे हम समझते हैं मैच्योरेशन। इवोल्यूशन होता है कि ओवर टाइम, और वो टाइम बहुत शॉर्ट पीरियड नहीं है, बहुत लंबा समय, जब एक स्पीशीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं उसे इवोल्यूशन कहते हैं। और वो चेंजेस इसलिए आ रहे हैं बिकॉज वो चेंजेस करना ज़रूरी है यहाँ पर इस दुनिया में रहने के काबिल बनने के लिए। जैसे जो एप्स पहले थे, बंदर थे, बंदरों से ह्यूमन बींग्स बने, तो ये कोई बहुत कम टाइम में नहीं हुआ, ये बहुत लंबे समय में हुआ, और इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। 2 पैर पर चलने लगे लोग, पहले बंदर 4 पैर पर चलते थे। तो ये जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आए और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से जो चेंजेस आते हैं किसी स्पीशीज़ में, और फिर वो इवॉल्व होकर एक पूरा नया एक होमोसैपियंस नाम का अलग स्पीशी बन गया। दिस इज नोन एज एवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट? फर्स्ट इज हेरिडिटी, यानी आपको अपने पेरेंट्स से क्या चीज़ें मिली हैं, क्या क्वालिटीज़, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिली हैं, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होती है। तो जो भी किसी ह्यूमंस का जो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल उसके पेरेंट्स से उसे मिला है, जो मटेरियल है, जीन्स, वो उसे हम उसका जेनोटाइप कहते हैं। किसी के अंदर किस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की, हर कैरेक्टरिस्टिक्स की जीन्स होती हैं, वो कैसी हैं, किसके अंदर क्या जीन्स प्रेजेंट है, वो उसका जेनोटाइप होता है। ठीक है, अराउंड 80,000 से भी ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं किसी भी एक ह्यूमन बींग के अंदर। उसका हम पूरा तो टोटल ब्यौरा नहीं निकाल सकते, बट स्टिल तो ये सारे जो जीन्स हमारे अंदर प्रेजेंट है दैट इज़ आर जेनोटाइप। बट जो सारे जीन्स हमारे अंदर आते हैं, जो हम इनहेरिट करते हैं, उनमें से हर चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमारे अंदर बिल्कुल सेम टू सेम वैसी आई जाए। अगर हम पूरा एकदम अपने पेरेंट्स की तरह बन जाएंगे तो हाउ विल बी यूनिक? तो हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक इसीलिए होता है बिकॉज जो हमारी जो एक इंडिविजुअल का जो पूरा डेवलपमेंट होता है, इट इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन द जीन्स, बट ये एक पूरा मिक्स्ड प्रोसेस है जो कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के क्रॉस कनेक्शन से बनता है। तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट के वक्त पे, और जो हमारी जीन्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग दोनों आपस में एक दूसरे के हिसाब से मोल्ड होकर के एक नया इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं हु इज़ यूनिक इन कंपैरिजन टू अदर पीपल हु ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो फेनोटाइप क्या होता है, जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जीन्स में, जीन्स तो बहुत सारे हैं बट ज़रूरी नहीं है कि हर कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व ही हो, हर कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर दिखाई दे। तो जो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं वो फेनोटाइप के अंदर आती हैं। सो जीन्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हम उसी के तरीके हो जाते हैं, नहीं। जीन्स का मतलब ये है कि वो एक आउटलाइन, एक बाउंड्री क्रिएट कर देती हैं कि इस बाउंड्री के अंदर ही इस ह्यूमन का डेवलपमेंट हो सकता है, आप इसके बाहर नहीं जा सकते। और ये बाउंड्रीज जो होती हैं वो सब हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग सेट होती हैं। इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट कर सकता है? सैंड्रा स्कार ने क्या बोला था? इन्होंने कहा कि जिस तरीके का इन्वायरमेंट कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रोवाइड करते हैं उसी के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट होती है। और किस तरीके का इन्वायरमेंट कोई पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनके खुद के भी जेनेटिक मेकअप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं उनको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं टुवर्ड्स एजुकेशन, वो पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। उनको चाहिए कि उनका बच्चा सिर्फ पढ़ाई करे और बहुत मतलब एजुकेशन की फील्ड में ही, एकेडमिक्स में बहुत एक्सेलेंट होना चाहिए उसे।
तो ये होता है, हो सकता है वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुद बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, वो एक पेरेंट डॉक्टर हैं, एक पेरेंट इंजीनियर हैं, तो वो चाहेंगे मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई में रहे, ठीक है। तो वो उनका उनका एक अपना एक्सपीरियंस है, वो जैसा कल्चर चाहते हैं वो बच्चों के लिए वैसा कल्चर क्रिएट करते हैं। जिनके पेरेंट्स में कोई गंदी आदत नहीं है, जिनके पेरेंट्स में कोई स्मोकिंग नहीं करता, कोई ड्रिंकिंग नहीं करता, वो अपने बच्चों के लिए ऐसा माहौल ही नहीं क्रिएट करेंगे जहाँ पे उनका बच्चा ये सारे काम करे, और अगर बच्चा करता है तो वो उस चीज़ को अपोज करते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके पेरेंट्स, जिनके घर में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, पेरेंट्स ही ऐसा माहौल दे रहे हैं कि आओ बेटा बैठ के साथ में, तो वो चीज़ अलग होती है। तो जिस तरीके के पेरेंट्स होते हैं उसी तरीके का माहौल देते हैं। किसी के पेरेंट को अगर कोई म्यूज़िक की फील्ड में है तो वो अपने बच्चों को म्यूज़िक की फील्ड में पुश करना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनके बच्चे को भी, और अगर किसी बच्चे में ये जीन्स आ गई म्यूज़िक वाली, उसको ऑलरेडी म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, वो तो और भी अच्छी बात है। तो ये सारी एनवायरनमेंट पे भी बहुत सारे तरीके से डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल की डिपेंड करती है। नाउ यूरी ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर्स, इन्होंने एक अपना एक पूरा थ्योरी कह सकते हो दिया था डेवलपमेंट का, विच इज़ नेम्ड एज कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट। और इन्होंने कहा कैसे किसी इंडिविजुअल को, किसी बच्चे को किस स्तर पर कौन सी चीज़ उसकी डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट कर सकती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस एक डायग्राम, कि बीच में एक बच्चा है, अब उसके उसके जो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए गए हैं, उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा उसके पास है, वो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट पे असर डालेगी, और जो चीज़ें दूर हैं वो थोड़ा थोड़ा ही अपना असर छोड़ सकती हैं उसके ऊपर। तो सबसे क्लोज जो एक सर्कल है विच इज़ नोन एज माइक्रो सिस्टम, इसके अंदर आती है फैमिली। जो चीज़ों से उसका डेली एनकाउंटर है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ों के आसपास वो रहता है वो होती है उसकी फैमिली। उसके दोस्तों से मिलता है, स्कूल जाता है, टीचर्स से मिलता है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल उसके इमीडिएट एनवायरनमेंट में आती हैं। ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। सेकेंड वन इज़ मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम कंटेन्स कि हाउ ऑल दीज, जो ये कनेक्शन कैसे इन लोगों के बीच में, जो उसके माइक्रो सिस्टम में जो चीज़ें हैं, जैसे उसके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिलेशन है, ठीक है, कैसे उसके जो पीयर्स हैं, टीचर्स और पेरेंट्स का क्या इंटरेक्शन है, तो इन सारे लोगों के आपस के इंटरेक्शन जो हैं वो इफेक्ट वो आते हैं सेकेंड सर्कल में, मेसो सिस्टम में, विच हैव अ लिटिल लेस इम्पैक्ट दैन द माइक्रो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या आता है, एक्सटेंडेड फैमिली आती है, नेबर्स, जो दूर दूर के लोग हैं, जिनका रोज़ मिलना जुलना नहीं है, बट जब आप मिलते हैं, आप अगर बहुत साल में 2 बार भी मिल रहे हैं, तो दे विल हैव सम इम्पैक्ट। दे कैन चेंज द थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन। वो किसी तरीके से कुछ बातें कर सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी से कोई ह्यूमन इंडिविजुअल कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दीज कम इनटू एक्सो सिस्टम, ठीक है। मैक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं, कैसे कल्चर में आप रह रहे हो, जो सोसाइटी है उसके अंदर क्या बातें चल रही हैं, कैसे लोग हैं, क्या कल्चर फॉलो हो रहा है, क्या वैल्यूज़ हैं लोगों के, क्या बिलीव्स हैं। जब आप न्यूज़ देखते हो तो आप देखते हो कि क्या चल रहा है देश में, लोगों की क्या एटीट्यूड्स हैं, क्या आइडियोलॉजीज़ हैं, ये सारे मैक्रो सिस्टम में आते हैं कि आपको अपने कल्चर के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, ग्रो करना होता है। और क्रोनो सिस्टम में आती हैं ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लाइफ में समथिंग विच इज़ वेरी रेयर टू हैपन इन समवंस लाइफ। कोई किसी के, क्योंकि और ये सिचुएशन सबकी लाइफ में यूनिक होती है, एक अलग सिचुएशन हो सकती है, जैसे कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस लाइफ की जो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दें आपकी डेवलपमेंट में। जैसे कुछ लोगों की क्या होता है, सिंगल पेरेंटिंग इसका एग्जाम्पल हो सकता है, कि किसी की मदर सिर्फ उसको पाल रही हैं, या किसी के फादर सिर्फ उसको पाल रहे हैं, तो उसकी लाइफ में जो एक कमी है एक और पेरेंट की, सेकेंड पेरेंट की, वो हमेशा उसकी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं फ़र्क लाएगी, इन कंपैरिजन टू द चिल्ड्रन जिनके पास एक फुल फ्लेज अपनी उनकी एक फैमिली है, प्रॉपर मम्मी पापा एंड द चिल्ड्रन। तो ये ऐसी कुछ रेयर सिचुएशंस जो हमारी लाइफ की, जो एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं, वो सारी आती हैं आपके क्रोनो सिस्टम में। सो दिस इज़ द कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट, जो कि यूरी ब्रॉनफ्रेंड-बेनर्स ने बता के दिया था कि इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं डेवलपमेंट को, और कौन सी चीज़ें हैं जो कम इफेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट की एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में। सो दीज आर द नोट्स, हर एक अलग लेवल का नोट्स दिया हुआ है कि किसमें क्या इंक्लूड होता है, किस तरीके से वो अफेक्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें हमने डायग्राम के थ्रू समझ ली। नाउ वन वॉज दुर्गानंद सिन्हा, और इन्होंने अपना एक अलग इकोलॉजिकल मॉडल दिया। इन्होंने कहा इतने सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स, इतने सारे सिस्टम पढ़ाने से अच्छा है कि हम इन सारी चीज़ों को सिर्फ दो सेग्रीगेशंस में क्यों ना डिवाइड करने, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स में। उन्होंने इन दोनों चीज़ों को बोला, दो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स का नाम दिया, जिसमें पहला था विजिबल लेयर और दूसरा था सराउंडिंग लेयर। उन्होंने कहा विजिबल लेयर वो चीज़ें हैं जो विजिबल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम साफ साफ दिखती हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा पास हैं, जो सबसे ज़्यादा किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। और सराउंडिंग लेयर में आएंगी जो इर्द गिर्द चीज़ें हैं, जो थोड़ा कम इफेक्ट डालती हैं, थोड़ा कम इम्पैक्ट डालती हैं। तो विजिबल लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट है घर और उसकी कंडीशंस, हम कैसे घर में रहते हैं, हमारे घर की कंडीशंस क्या हैं। अगर किसी के घर में रोज़ सिर्फ झगड़े होते हैं, फैमिली बहुत प्यार से नहीं रहती, तो वो एक अलग तरीके के, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट अलग तरीके से हो रही है। किसी के घर में बहुत प्यार है, बहुत अफेक्शन है, तो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट अलग तरीके से हो रही है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक है। नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, आप कैसे स्कूल में जाते हो,
अच्छे स्कूल में जाते हो। नाउ इफ़ यू लिव इन अ विलेज और आप एक विलेज स्कूल में जाते हो तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स अलग तरीके की होंगी। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स अलग होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिशनरी स्कूल्स होते हैं, उनके यहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। तो आप कैसे स्कूल में जाते हो, वहाँ की क्या नेचर है, उस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इंटरैक्शंस एंड एक्टिविटीज़ अंडरटेकन विद पीयर ग्रुप्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ रहने वाले लोग हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, आप उनको देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप भी अच्छे चीज़ों में जाओगे, अगर आपके दोस्त बुरे हैं तो आप भी थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो सकते हो। बट इट डिपेंड्स ऑन योर ओन कल्चर। जब बच्चा छोटा होता है तब तो उसे इतना समझ नहीं होती, बड़े होने के बाद इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। सराउंडिंग लेयर में आता है आपका जनरल जोग्राफिकल इन्वायरमेंट, किस तरीके के इन्वायरमेंट में आप रहते हो। जैसे इफ़ यू लिव इन नॉर्थ इंडिया के आसपास कहीं आप रहते हो तो वहाँ पर एक प्रॉपर मौसम का सिस्टम है कि हाँ कभी एक ठंड आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, और हम प्लेन एरिया है यहाँ पे, ठीक है। अब कोई एक है जो बहुत ही कोई माउंटेन एरिया में रहता है तो उसकी लाइफ एक अलग तरीके से होगी। उनको मान लो चढ़ाई करनी पड़ रही है बहुत, या बहुत ठंड होती है वहाँ पे, तो एक अलग तरीके से उनके बॉडी की डेवलपमेंट होगी, हमारी डेवलपमेंट अलग तरीके से होगी। सो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो इफेक्ट। इंस्टीट्यूशनल सेटिंग प्रोवाइडेड बाई कास्ट, क्लास एंड अदर फैक्टर्स। आप जो भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हो या आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ पे किस तरीके से लोगों को देखा जाता है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम फॉलो होता है, जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्हें सैलरी ज़्यादा मिलती है, या जो अपर कास्ट के बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है स्कूल्स में, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जनरल अम्यूनिटीज़ अवेलेबल टू द चाइल्ड, अब बच्चे के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अच्छी अच्छी अवेलेबल हैं। अगर उसके पास इलेक्ट्रिसिटी है, अगर उसके पास बहुत फैसिलिटीज़ हैं, अब जैसे पढ़ाई के मामले में हम देख सकते हैं तो अगर कोई बहुत सिटी एरिया में और वेल ऑफ फैमिली का बच्चा है तो उसके पास बहुत फैसिलिटीज़ होंगी, सारे डिवाइसेज होंगे, इंटरनेट होगा अनलिमिटेड। बट अगर कोई बहुत वैसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली का नहीं है, विलेज एरिया में रहता है, तो उसके पास हो सकता है फ़ोन भी ना हो, इंटरनेट लेट अलोन इंटरनेट और कोई और डिवाइस, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके फैसिलिटीज़ जो आपको अवेलेबल होती हैं, ये सारी भी आपके डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकती हैं। तो उन्होंने दुर्गानंद सिन्हा जी ने ये 2 लेयर्स में डेवलपमेंट को समझाया कि विजिबल लेयर जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है इन कंपैरिजन टू द सराउंडिंग लेयर, ओके। और इन दोनों के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेजेस ऑफ लाइफ। नाउ हर स्टेज ऑफ लाइफ में डेवलपमेंट के अपने कुछ फिक्स्ड पैरामीटर्स होते हैं, उनका कुछ फिक्स्ड कुछ तरीका है कि किस स्टेज ऑफ लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, और हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ इसी तरीके से वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आप होमो सैपियंस स्पीशीज़ में पैदा हो रहे हो, जन्म ले रहे हो, तो आपकी एक पर्टिकुलर स्टेज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होगी। पहले आप बच्चे होगे, आप बोल नहीं पाते, कोई ऐसा बच्चा देखा है जो एकदम पैदा होते ही तुरंत बहुत तेज़ बोलना शुरू कर दिया, एकदम सारी बातें समझ रहा है, बातें कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो एक फिक्स्ड तरीका है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि हर स्टेज में कैसे होता है इंडिविजुअल्स का। नाउ वी आर यू कैन सी वन टर्म हियर रिटन ऑन द स्क्रीन विच इज डेवलपमेंटल टास्क। व्हाट आर दीज? नाउ व्हेन लाइफ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस, एक पर्टिकुलर स्टेज में जो, जैसे आप कभी कोई मॉक टेस्ट देते हो या आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट देते हो, तो उसमें आपके या एग्जाम में रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, एक ग्राफ बना होता है विच शोज़ कि व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स, व्हाट इज़ द टॉपर्स मार्क्स एंड व्हाट इज़ योर मार्क्स, एक कंपैरिजन टेबल टाइप का। उसी हिसाब से हम डेवलपमेंट टास्क समझते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ में जो सबसे ज़्यादा जो बच्चा था, जो टॉपर था, जो डेवलपमेंट शो कर रहा था उस स्टेज में, उस एरिया में, जिस एरिया में होनी चाहिए, जो जिसने सबसे ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट शो करी हाईएस्ट पैरामीटर पे, उसकी कंपैरिजन करने लगते हैं लोग कि उनका जो पर्टिकुलर एक ह्यूमन इंडिविजुअल जो अब आ रहा है वो किस तरीके से डेवलप कर रहा है उस टॉपर के कंपैरिजन में। तो वो क्या हो गया, उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। एक स्टैंडर्ड सेट है हर स्टेज ऑफ लाइफ में कि इस तरीके से जो है एक पर्सन का बिहेवियर या एक पर्सन की अकम्पलिशमेंट्स या उसकी डेवलपमेंट इस तरीके से स्टेज में इतनी तो होनी चाहिए, ठीक है। उसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क, यानी आपको कैसे, कौन से स्टेज में कैसा बिहेवियर करना है, उसके स्टैंडर्ड्स पहले से एक सेट हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर होना चाहिए, ओके। सो दीज आर नोन एज डेवलपमेंटल टास्क। नाउ सबसे पहला स्टेज ऑफ लाइफ इज प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज मतलब जब आप वूम में आते हो और एकदम एग के फॉर्म में होते हो, छोटे से, डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, धीरे 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 धीरे, एंड देन इट टेक्स अ कंप्लीट, मतलब एक डेवलपमेंट होने के बाद एक कंप्लीट बेबी का पूरा बॉडी डेवलप होता है, सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। सो दिस इज द प्रीनेटल स्टेज। दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज टिल बर्थ। जब पैदा होता है बच्चा, जब जन्म लेता है, तब तक वो जो पीरियड होता है दैट इज प्रीनेटल पीरियड, एंड इट लास्ट अबाउट फॉर 40 वीक्स, और वी कैन ऑल्सो से 9 मंथ्स। इसमें क्या होता है, मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जो आपकी मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मदर की एज क्या है, वो किस तरीके का खाना खाती हैं, उनकी इमोशनल स्टेट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें उस बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं जो उनके वूम के अंदर है। अगर वो बहुत अनहेल्दी खाना खाते हैं, बहुत जंक फूड खाते हैं, या अगर कोई ऐसी चीज़ हार्मफुल जो होती है बच्चों के लिए या किसी भी ह्यूमन के लिए, वो सारी चीज़ें लेंगे, तो वो उस बच्चे की डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट करेगा। टेराटोजेंस आर द इन्वायरमेंटल एजेंट्स जो जो क्या कर सकते हैं, उस
इंडिविजुअल उस बच्चे की, उस चाइल्ड के डेवलपमेंट को डैमेज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ लेडीज़ को ड्रिंकिंग करते हैं वो, तो ये अल्कोहल भी क्या हो गया, एक टेराटोजन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब आप ये इनटेक करता है कोई प्रेगनेंसी के वक्त, तो उस बच्चे के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, फिजिकली हो सकती हैं, मेंटली भी एबनॉर्मल हो सकता है, इवन इट कैन लीड टू मिसकैरेज, इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द वूम। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं पेट में पल रहे बच्चे को, वो होते हैं टेराटोजेंस। इसके अंदर कुछ रेडिएशंस भी आती हैं। हाउ? जैसे कहा जाता है कि जब एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स लगता है, सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स, वो भी इफेक्ट करता है। उससे निकलने वाली, उस समय पे जो रेडिएशंस होती हैं उससे निकलने वाली, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, विच कैन ऑल्सो इफेक्ट द चाइल्ड डेवलपिंग इनसाइड द वूम्ब। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। सो दीज आर नोन एज टेराटोजेंस। ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मेलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ओके। अब इस डेवलपमेंट में जो नेक्स्ट स्टेज आता है दैट इज़ नोन एज इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी जो 0 से 2 साल तक का पीरियड होता है किसी इंडिविजुअल की लाइफ का, दैट इज़ नोन एज इन्फेंसी। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको देख के लगता है कि उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता होगा, उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, उसे बिल्कुल कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं। बट ऐसा भी नहीं है, उसे उसके अंदर कुछ चीज़ें ऑलरेडी इनकलकेट करके भगवान जी उसे दुनिया में फेंकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही भेज दिया कि कुछ भी नहीं कर पाएगा, एकदम दूसरों पे डिपेंड है। कुछ चीज़ें उसे पता है, जैसे वो इतना बता लेगा कि उसे भूख लग रही है। अब वो कैसे ये चीज़ बता सकता है? रो के। तो ये उसके अंदर कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, ऑटोमेटिक बिल्ट इन रिस्पॉन्सेज होते हैं कि अगर भूख लग रही है तो रो देंगे। तो पेरेंट्स कैसे, मम्मी कैसे जानती हैं कि बच्चे को इस वक्त पे भूख लग रही है, ठीक है, या क्या, क्यों ऐसा वो रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि उसके हर रिएक्शन के लिए एक कोई पर्टिकुलर रिजल्ट उनको समझ में आने लगता है। तो दीज आर द रिफ्लेक्सेस दैट आर इनबिल्ट। ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे रिफ्लेक्सेस जो सारे इंडिविजुअल्स में होते हैं, दैट आर कफिंग, खांसना, ब्लिंक करना, यॉन करना। ठीक है। तो ये सारे तो सब में होते हैं। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस लाइफ लॉन्ग रह जाते हैं। बाकी सारे रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है, वैसे वैसे क्या होते हैं, डिसअपियर होते जाते हैं। अब ये फेज़ जो है, इस फेज़ में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फिजिकल ग्रोथ होती है। पहले के कुछ महीनों में बच्चा अपने नेक को सपोर्ट करना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसे अपना बॉडी कंट्रोल करना आता है। तो जब धीरे धीरे जब वो 1-2 साल का होता है, उसके आसपास क्या बच्चा चलना शुरू करता है। तो ऐसे सीक्वेंस चलता है। ठीक है। एक सीक्वेंस होता है, बैठेगा, थोड़ा बकैया चलेगा, क्रॉल करना, वॉक करना, और फिर जो है दौड़ना सीखता है। तो ये एक सीक्वेंस में जो यूनिवर्सल है, उस सीक्वेंस में उसकी फिजिकल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है आपका कुछ रिफ्लेक्सेस हैं। अब ये रिफ्लेक्सेस क्या हैं? पहला है रूटिंग। तो रूटिंग रिफ्लेक्स तब होता है जब किसी चीज़ के को, जब बच्चे के चेहरे के पास रखा जाता है या उसके मुंह के पास आप कोई चीज़ लाएंगे, तो वो अपना मुंह उस डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि उसको लगता है कि हर चीज़ जो है वो खाने की चीज़ है, मुझे हर चीज़ खाना है। तो ये जो होता है, ये 3 to 6 मंथ्स के अराउंड ये उसकी आदत जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सेकंड रिफ्लेक्स क्या, उसको एक आता रहता है मोरो रिफ्लेक्स, जिसे हम कहते हैं। मोरो रिफ्लेक्स एक सडन ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो तब होता है जब कोई लाउड नॉइज़ या कोई सडन मूवमेंट बच्चे को सरप्राइज़ या शॉक देता है। कहीं से कोई बहुत ज़ोर से अचानक से आवाज़ आई, ठीक है, किसी के चिल्लाने की, या कोई बहुत अचानक से किसी की आवाज़ आई, तो इसमें क्या करता है बच्चा, वो अपने दोनों हाथ और पैर फैला देता है और फिर उनको अपने बॉडी के पास वापस, तो ये जो है वो उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है कि जिधर से आवाज़ आ रही है शायद वहाँ पे कुछ है, तो उस चीज़ को पकड़ने के लिए वो अपने हाथ खोलता है। तो ये जो रिफ्लेक्स है, ये 6 to 7 मंथ्स के अराउंड डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट इज ग्रास्पिंग। अब ग्रास्प में क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को बच्चे के हाथ के पास रखा जाता है या हाथ में रखा जाता है, उसके उसमें हाथ पे रखा जाता है, हथेली पर, तो वो अपने हाथ को नेचुरली ग्रिप कर लेता है, मतलब मुट्ठी बंद कर लेगा। ठीक है। वो समझेगा कि मुझे, वो जैसे उस चीज़ को पकड़ना चाह रहा हो, ठीक है, तो वो ऐसे बंद कर लेगा। अब ये रिफ्लेक्स जो है वो बच्चे के हैंड मसल्स को एक्टिवेट करता है, उसको हैंड मसल्स उसकी काम करना शुरू करती हैं। वो चीज़ों को समझता है कि मुझे किस स्टिमुलाई पे कैसे रिस्पॉन्स करना है। ठीक है। उसके हैंड आई कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करता है कि उसने देखा मेरे हाथ में कुछ सामान है, फिर उसने हाथ से पकड़ लिया। तो दीज आर द स्किल्स दैट डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। और ये पीरियड क्या होता है, 3 से 4 मंथ के बाद ये डिसअपियर हो जाता है। लेकिन ये जो ग्रास्पिंग की पावर है, ये धीरे धीरे और डेवलप होती है उसके अंदर, और ये वॉलेंट्री ग्रास्पिंग के फॉर्म में आ जाती है। मतलब अब उसको पता होगा, हर चीज़ को नहीं वो ग्रास्प कर लेगा, हर चीज़ नहीं पकड़ लेगा, उसे पता है कि उसे क्या चीज़ हाथ में लेनी है और क्या नहीं लेनी है। नाउ द लास्ट रिफ्लेक्स इज बेबिन्स्की रिफ्लेक्स। बेबिन्स्की रिफ्लेक्स तब होता है जब बच्चे को, मतलब बच्चे के जो पैर का तलवा होता है ना, टोज होते हैं उसके, उस पर कोई चीज़ अगर आप जेंटली ब्रश करोगे, तो इसके रिस्पॉन्स में बच्चे के जो टोज होते हैं, वो उसके टोज ओपन हो जाते हैं। ठीक है। हिलाएगा थोड़ा, गुदगुदी लगेगी उसे, है ना, फिर तो ऐसे ऐसे हिलाएगा, तो इससे पता चलता है कि उसके अंदर जो सेंस करने की पावर है, उसके सेंसरी नर्वस सिस्टम उसका प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, कि उसके ब्रेन तक तुरंत वो मैसेज जा रहा है, कुछ ब्रश किया जा रहा है, देन ही इज़, उसका जो वो रिएक्शन आ रहा है, उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई पे। तो ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स है आपका, ये 8 to 12 मंथ्स के अराउंड क्या है, ये उसका धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। तो ये कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो लेकर बच्चा पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता, और धीरे धीरे ये चीज़ें ग्रो करती जाती हैं। ठीक है।
अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। तो इन्फेंसी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके लिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए जीन पियाजेट ने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने अपनी थ्योरी में ये इन्फेंसी से एडोलेसेंस तक के पीरियड को क्या है, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो इन्फेंसी के वक्त पे इस थ्योरी के हिसाब से बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। इसका मतलब है कि बच्चे अपने सेंसरी और मोटर एक्सपीरियंसेस के थ्रू दुनिया को समझना शुरू करते हैं। और बच्चा जो है इस वक्त पे ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है, उसको ये समझ में आता है कि जैसे कोई चीज़ अगर उसकी नज़र से छुप जाए या उसकी आंखों के सामने से कोई चीज़ हट गई है, तो भी उसको ये पता होगा कि ये चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है, बस मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इसके पहले क्या होता है, बच्चों को लगता है कि जो चीज़ मेरी नज़र के सामने मुझे दिखाई दे रही है बस वही एग्जिस्ट करती है, और वो चीज़ अगर मुझे नहीं दिखाई दे रही है तो मतलब उनको ये नहीं याद रहेगा कि वो चीज़ अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही क्योंकि वो कहीं और रखी होगी, वो एग्जिस्ट करती है, यही उन्हें नहीं पता होगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि उन्हें अब ये समझ में आ जाता है कि वो चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये होता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज में। अब जीन पियाजेट की जो ये थ्योरी थी, तो इसके हिसाब से जो पहला स्टेज होता है दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। ये बर्थ से 2 ईयर्स की एज तक का होता है। और इस स्टेज में बच्चे अपनी सेंसेस जैसे जो देखना, सुनना, है ना, छू कर चीज़ों को, और अपनी मोटर स्किल्स को, अपनी मूवमेंट्स को, अपने बॉडी के फिजिकल एक्शंस को, इन सारी चीज़ों को इन सब चीज़ों का यूज़ करके अपने पास की दुनिया को समझना शुरू करता है। ठीक है, आसपास उसके क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग उनके बारे में डेवलप करता है। सेकंड स्टेज होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 साल से 7 साल के बीच का ये आपका पीरियड होता है। और इस स्टेज में बच्चे अपने इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, जो वो सोचते हैं चीज़ों के बारे में। लेकिन उनकी थिंकिंग अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और रियल वर्ल्ड की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्या चीज़ें हैं उसके बारे में अपने दिमाग में सोचते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है जो अभी मैंने पहले बताया। थर्ड होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होता है 7 to 11 ईयर्स का। और इस स्टेज में बच्चे अपनी लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करना शुरू करते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा अभी उनकी सोच इतनी ज़्यादा भी डेवलप नहीं हुई होती है कि वो हर कॉन्क्रीट चीज़, हर चीज़ के बारे में बहुत एब्स्ट्रैक्टली सोच सकें, ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ ही चीज़ों के बारे में वो थोड़ा बहुत सोचना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वो ये समझ लेते हैं कि ये रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि वो थोड़ा ये समझते हैं कि जैसे अगर मान लो कोई क्ले है, ठीक है, क्ले को आपने शेप बदल के एक एलिफेंट का शेप बना दिया, तो वो समझते हैं कि वो अभी है तो क्ले ही, तो इस एलिफेंट के शेप को अगर मैं वापस से क्ले में मोल्ड कर दूंगा तो वो किसी और शेप में आ जाएगी। तो वो समझ रहे हैं कि ये है क्ले ही, बट उसको हम अलग अलग चीज़ों में मोल्ड कर रहे हैं। तो ये रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि वो ये समझना शुरू करते हैं कि अगर 5 में 2 जोड़ के हम 7 बना रहे हैं, 5 में 2 प्लस करके हम 7 बना सकते हैं, तो हम 7 में से 2 माइनस करके वापस भी तो 5 बना सकते हैं। ये एक बात है जो वो समझना शुरू करते हैं। ठीक है, बच्चे चीज़ों को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ किस कैटेगरी की है, क्या है, ये सारी चीज़ें। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है ये 12 ईयर्स के अराउंड होता है, 11 to 12 ईयर्स के अराउंड, और ये थोड़ा 15-16 ईयर्स तक चलता है। और इस स्टेज में क्या होता है, वो अपनी वो थोड़ी बहुत हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर पाते हैं। इसका मतलब जैसे वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने लगेंगे। जो भी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं उसको फिजिकल रियलिटी से रिलेट करने लगते हैं। और थोड़ा अपने किसी भी प्रॉब्लम का सिचुएशन निकालते, किसी भी सिचुएशन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकालते वक्त वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच सकते हैं, तब एक अपना सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये सारी एबिलिटीज़ उनके अंदर अच्छी तरीके से इस पीरियड तक डेवलप हो जाती हैं। तो पियाजेट की थ्योरी का ये मेन पॉइंट है कि बच्चे एक्टिवली अपने कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करते हैं, और हर स्टेज की अपनी कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, कि हाँ ये स्टेज में ये एबिलिटीज़ उसकी डेवलप हो रही होती हैं। नेक्स्ट इज सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो इमोशनली और मैच्योर होते हैं बच्चे इस फेज़ में। इस स्टेज में बच्चे अपनी जो उनके केयर गिवर्स हैं, जो उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, वो मोस्टली केसेस में उनकी मदर्स होती हैं। ठीक है, तो उनके साथ उनका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड हो जाता है, बिकॉज उनके साथ वो बहुत सारा वक्त बिताते हैं। ठीक है, जो अटैचमेंट कहलाता है। अब ये अटैचमेंट क्या होता है, अटैचमेंट इज द क्लोज इमोशनल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन दैट डेवलप्स बिटवीन इन्फेंट्स एंड देयर पेरेंट्स या केयर गिवर्स। ठीक है, तो जो उनके बीच में एक इमोशनल बॉन्ड अफेक्शन का आता है दैट इज नोन एज अटैचमेंट। ठीक है, तो ये अटैचमेंट जो है वो इमोशनल सिक्योरिटी देता है बच्चों को। उन्हें सब पता है कि ये जो पर्सन है ये मेरे बारे में अच्छा सोचता है, ये मेरे लिए अच्छा चाहता है, और ही इज़ समवन कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसी चीज़ है तो ये जो है ट्रस्ट बिल्ड करता है उन बच्चों का, उन केयर गिवर्स पर, उन लोगों पर। ठीक है, नाउ हार्लो ने क्या एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था प्रोवाइडिंग नरिशमेंट और फीडिंग वॉज नॉट क्रूशियल फॉर अटैचमेंट एंड कॉन्टैक्ट कम्फर्ट इज इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ खाना पिलाना और ये सारी चीज़ों से ही बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा और अटैचमेंट नहीं बिल्ड होगी। उसको आपको कुछ कांटेक्ट होना चाहिए, आपको उसको फिजिकली प्यार महसूस कराना चाहिए, वो अफेक्शन, तभी उसके अंदर आपके लिए वो अटैचमेंट पैदा हो सकती है। एंड एरिक एरिक्सन का क्या स्टेटमेंट था, अ सेंस ऑफ ट्रस्ट इज बिल्ट ऑन अ फीलिंग ऑफ फिजिकल कंफर्ट विच बिल्ड्स एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्ल्ड एज अ सिक्योर एंड गुड प्लेस। तो बच्चे के अंदर क्या लगता है, बच्चे को लगता है कि यार ये इंसान मुझे बहुत
प्यार कर रहे हैं तो वो ये समझना शुरू करता है कि नॉट एवरीबडी इज एनिमी। कुछ लोग उसका अच्छा भी चाहते हैं, कुछ लोग उसे प्यार भी कर सकते हैं। तो उसको वो जो कंफर्ट मिलता है उससे उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज चाइल्डहुड। अब ये चाइल्डहुड का जो स्टेज है दैट इज़ फ्रॉम 2 ईयर्स टू 6 ईयर्स अराउंड एज का ये चाइल्डहुड स्टेज होता है। और इसमें बच्चे जो है वो अपनी बेसिक जो उनकी मोटर स्किल्स होती हैं वो ज़्यादा वो डेवलप होती हैं, जैसे चलना दौड़ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो करना सीखते हैं। अब इसमें 2 प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। जो पहले कुछ फिजिकल स्टेट डेवलपमेंट होती है इनिशियल स्टेजेस में, उसमें 2 प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। वन इज़ सिफेलोकॉर्डल एंड सेकंड इज़ प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल में क्या होता है कि हेड रीजन से टेल रीजन, मतलब हेड से टेल की तरफ उनकी जो ग्रोथ होती है, हाइट में ग्रोथ होती है, ये सारी चीज़ें उस वो आती हैं आपके सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट में। और प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होती है, ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज ऑफ मोर डिस्टल रीजन्स। तो इसमें ये मतलब इससे ये समझ में आता है कि जैसे पहले क्या होता है बच्चे का, वो थोड़ा अपनी मिडिल बॉडी पार्ट जो होता है उसको, सेंटर ऑफ द बॉडी, जैसे अपने चेस्ट पार्ट को, स्टमक पार्ट को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना ज़्यादा बेटर तरीके से सीखता है। फिर धीरे धीरे वो अपने आर्म्स को, अपने हैंड्स को कंट्रोल करने लगता है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है वो अपने फिंगर्स को, उंगलियों को, ये जो छोटे छोटे माइन्यूट ऐसे अंदर से, सेंटर से बाहर की तरफ जो है डिस्टल रीजन्स की तरफ ये ग्रोथ होती है। सिफेलोकॉर्डल में इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे का पहले हेड पार्ट डेवलप होगा, फिर उसके बाद उसके बाकी बॉडी पार्ट्स, जैसे पहले उनका हेड और ब्रेन ग्रो करता है, फिर बाद में उनके आर्म्स और लेग्स और ये सारे जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि 2 तरीके से कैसे डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट इस स्टेज में होती है। अब जो ब्रेन और हेड है ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो बाकी पार्ट्स हैं थोड़ा धीमे ग्रो करते हैं। जो ब्रेन है, हेड रीजन जो है वो दैट डेवलप्स रैपिडली, ठीक है। अब उसके बाद कुछ बेसिक टास्क करना वो लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे खाना खाना, कुछ अपने अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगेंगे, कपड़े पहनना सीखने लगते हैं कि अपने हाथ से थोड़ा, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें वो लोग सीखने लगते हैं। नेक्स्ट इज़ मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट में कैसे वो, क्या मतलब उनकी क्या स्किल्स हैं, कुछ मोटर स्किल्स जो वो सीखते हैं। तो पहला होता है 3 ईयर्स में क्या करना होता है, पहले तो उनको हॉपिंग, जंपिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। और फाइन मोटर स्किल्स में मतलब जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, छोटे छोटे, उसमें क्या करते हैं वो चीज़ों को उठाना। अब मतलब उनको समझ में आता है कि थंब का क्या काम है, कैसे हम थंब के सपोर्ट से किसी चीज़ को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो छोटी छोटी चीज़ें ये समझना स्टार्ट करते हैं। 4 ईयर्स के अराउंड वो स्टेयर्स, सीढ़ियों पे चढ़ने उतरने लगते हैं, एक एक स्टेप पे दोनों दोनों पैर रख के धीरे धीरे सीखना शुरू करते हैं। और फाइन मोटर स्किल्स क्या आती हैं उनकी, पजल्स वगैरह सॉल्व करने लगेंगे छोटे छोटे, उनको दिखने लगेगा कि कहाँ पे क्या फिट हो सकता है। 5 ईयर्स की एज के अराउंड वो अच्छे से दौड़ वौड़ लेते हैं, चल लेते हैं, रेस भी कर लेंगे। और क्या करते हैं, हैंड, आर्म और बॉडी उनकी सारी अच्छे से जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो बैठ जाता है। मतलब किस वक्त पे सारे, मतलब हर सारे ऑर्गन्स एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस्ड होंगे, सब बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करना शुरू कर देते हैं बाय द एज ऑफ 5 ईयर्स। नाउ व्हाट कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है इस स्टेज में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देखो, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो चल रहे होते हैं। तो प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चे लैंग्वेज को रैपिडली डेवलप करते हैं, बोलना सीखते हैं, ठीक है। बोलना धीरे धीरे सीखेंगे। उसके बाद उनकी इमेजिनेटिव मतलब इमेजिनेशंस होने लगती हैं। और क्या होता है, बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं, मतलब वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने में समझ नहीं पाते हैं अपना। वो अपने ही हिसाब से सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखते हैं। उनको नहीं पता दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, दूसरों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ अपने हिसाब से जो उन्हें सही लगता है वही सही है, ठीक है। उसके अलावा एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म का होता है कि उनको हर जो नॉन लिविंग चीज़ है वो उसमें भी जान देते हैं। जैसे डॉल्स से बात करने लगेंगे तो उनको लगेगा कि डॉल्स भी बात कर सकती हैं, ठीक है। या अगर कभी किसी कोई बच्चा गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जनरली कहते हैं कि अरे इसकी वजह से तुम्हें चोट लगी तो अभी इसको मारते हैं। तो उन्हें खुशी होती है, दे फील गुड कि हाँ उसको पनिशमेंट मिली। तो उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें लिविंग हैं, ठीक है। इंट्यूटिव थॉट का मतलब क्या होता है, वो इतना ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं इस स्टेज में कि वो हर चीज़ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं ऊटपटांग, ये ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है, जिसके शायद जवाब एग्जिस्ट भी ना करते हो, ठीक है। सेंट्रेशन क्या होता है, वो चीज़ों की किसी पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। हर चीज़ का हर डायमेंशन नहीं एक साथ देख पाएंगे कि मतलब ये स्क्वायर भी है, इसका कलर क्या है, ये सारी चीज़ें इतना नहीं देख पाएंगे। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पर उनका ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट है, इसमें क्या होता है, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब जो वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पर कुछ चीज़ें अपनी थोड़ी थोड़ी कर पाते हैं, मेंटल एक्शंस, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी में होता है कि किसी भी एक्शन का रिवर्स वो देख पाते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि क्या उन्हें पता होता है कि अगर हमने क्ले को किसी और शेप में मोल्ड किया तो हम उसे वापस से फिर उसी तरह बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने वो ये समझ पाते हैं कि जैसे अगर मैंने एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डाल दिया तो ऐसा नहीं है कि वो उसी में रह सकता है, हम उसको वापस भी तो दूसरे ग्लास में डाल सकते हैं। तो ये रिवर्स जो होता है किसी एक्शन का, वो समझना स्टार्ट करते हैं। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चे अपने इमोशंस को समझना शुरू करते हैं। मतलब उनको समझ में आता है कि कैसे, मतलब क्या इमोशंस वो फील कर रहे हैं, व्हेन दे आर सैड, व्हेन दे आर हैप्पी। और अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को भी काफ़ी
स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मतलब उनका इमोशनल एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग होता है, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इमोशंस को, ठीक है। अब सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जिससे वो अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस उनकी डेवलप होती है। वो अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, मैं कौन हूँ। एक इंडिपेंडेंस, एक आज़ादी उनको फील होना शुरू होती है। एरिक्सन क्या कहते हैं कि जैसे किसी भी एक्टिविटी पर किसी भी बच्चे की इस स्टेज में जैसी भी रिएक्शन होगा पेरेंट्स का, अगर आप कोई काम करने के लिए पेरेंट्स उस बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसको उसके लिए अच्छा लगेगा, तो वो बहुत खुश होगा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उसी किसी काम को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा डांट दे रहे हो किसी बच्चे को या बहुत ज़्यादा, तो वो उतना ही गिल्ट भी फील करेगा, तो उसे समझ में आएगा कि ये काम जो है वो मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत गलती कर दी, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, वो सही और गलत चीज़ों के बीच में अंतर करना समझ पाते हैं, फ़र्क समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो दूसरे लोगों की जगह पे अपने आप को रख के समझना शुरू करते हैं। जैसे अगर कोई चार चार कोई बच्चे हैं और वो किसी एक बच्चे को बुली कर रहे हैं, तो वो अब समझ पाएगा कि यार उस बच्चे को बुरा लग रहा होगा, तो वो जाके उसकी साइड से बोलने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें दूसरों के जगह पे अपने आप को रख पाते हैं और दूसरों की हेल्प करने के लिए भी हमेशा रेडी होते हैं। तो पहले जो उनकी डेवलपमेंट होती है वो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के बेसिस पे होती है। मतलब पहले वो ये सारे काम करते हैं, सही काम क्यों करते हैं, बिकॉज सही काम करने के लिए उनको कोई अवार्ड मिल रहा है और गलत काम करने के लिए उनको पनिशमेंट मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो गलत काम नहीं करेंगे। बाद में धीरे धीरे उनको यही चीज़ें अपने आप इंस्टिंक्टिवली समझ में आने लगती हैं कि ये चीज़ सही है इसलिए मैं कर रहा हूँ, और ये चीज़ गलत है मेरे हिसाब से, मुझे ये गलत काम नहीं करना चाहिए इसलिए मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उनके अंदर मॉरल्स डेवलप, उनकी अपनी एक वैल्यूज़, एक बिलीव्स डेवलप होने लगते हैं। नाउ मूविंग टू एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होता है, ये प्यूबर्टी के ऑनसेट होता है, मतलब प्यूबर्टी से 12 ईयर्स के अराउंड ये ईयर एडोलेसेंस स्टेज स्टार्ट होता है और 18 ईयर्स तक ये सारा चलता है, इसे जिसे टीनेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एडोलेसेंस का पीरियड होता है। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सबसे पहले होते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में जानते हैं। तो फिजिकल चेंजेस में प्यूबर्टी के इफेक्ट्स बहुत क्लियरली दिखने लगते हैं। प्यूबर्टी क्या होती है, चाइल्डहुड जहाँ पर ख़त्म होता है और एडोलेसेंस जहाँ शुरू होता है, यानी पर्टिकुलर 12 ईयर्स की एज पे प्यूबर्टी आती है जहाँ से एडोलेसेंस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। उसकी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड होती हैं। जैसे क्या, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, लड़कों में क्या दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ग्रोथ स्पर्ट इज अ टर्म एसोसिएटेड टू दिस स्टेज। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब होता है कि जो रैपिड इंक्रीज आता है, जो रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है किसी इंडिविजुअल में फिजिकली, उसे हम ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। तो जैसे देखते हो आपकी 9th क्लास की क्या, गर्मियों की छुट्टियों में, जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं स्कूल में, तो आप देखते हो सबकी नॉर्मल हाइट होती है जो, बट जब गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चे वापस आते हैं तो एकदम देखते हो आप सबकी हाइट वाइट अच्छे से बढ़ी हुई है, सब एकदम चेंज हो जाता है, हाइट वेट बढ़ गया है, किसी का वेट बढ़ गया, ठीक है। तो ये सारे जो रैपिड इंक्रीज देखने को मिलता है दैट इज नोन एज ग्रोथ स्पर्ट, और ये 12 to 13 ईयर्स के अराउंड बॉयज़ में होता है और 10 to 11 ईयर्स के अराउंड गर्ल्स में होता है। नाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंटल चेंजेस क्या होते हैं, एडोलेसेंस क्या, उनकी वो एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा अपने थॉट्स को, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकने के काबिल बन जाते हैं और उनको इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ने लगता है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो ये समझने लगते हैं कि क्या मतलब सही है उनके लिए, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि वो अगर उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो मैं अपने अंदर इनकलकेट करूँ तो मुझे भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें। इसलिए लोगों को क्या, अच्छा दिखने का बहुत शौक होता है। तो अगर कोई पतली लड़की है, ठीक है, कोई वैसी लड़की है जिसके फेस पे पिंपल्स वगैरह नहीं है, तो लड़कियों को क्या होगा कि उसको सब पसंद करेंगे, तो लड़कियों को होगा कि मेरे फेस पे क्यों पिंपल्स हैं। या लड़कों के लिए ऐसे होता है बॉडी के मामले में या किसी भी चीज़ के मामले में। तो ऐसे लोग दूसरों से कंपेयर करते हैं किसी आइडियल स्टैंडर्ड से और वैसा ही बनने की कोशिश करने लगते हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और बहुत ज़्यादा अच्छे से बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर स्किल में। सोशल रूल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स एंड मॉरल थिंकिंग शो सम फ्लेक्सिबिलिटी। उनकी मॉरल थिंकिंग में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यही नहीं कि जो दुनिया में समाज में जो एक्सेप्टेड है वही सही है। वो अपने हिसाब से चीज़ों को समझना शुरू करते हैं और अपनी एक पर्सनल थिंकिंग, उनकी मॉरल थिंकिंग डेवलप होती है। व्हाट इज़ राइट अकॉर्डिंग टू देम एंड व्हाट इज़ राइट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, ठीक है। ईगोसेंट्रिसिज्म आता है। डेविड एल्किन बताते हैं एडोलेसेंट्स बिलीव दैट अदर्स आर एज प्रीऑक्यूपाइड विद देम एज दे आर अबाउट देमसेल्व्स। मतलब वो जितना अपने बारे में सोचते हैं उतना ही ज़्यादा लोग भी उनके बारे में सोचते हैं, एंड दिस इज नोन एज इमेजिनरी ऑडियंस। इस कॉन्सेप्ट को इमेजिनरी ऑडियंस कहा जाता है। और एक सेकंड कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया दैट इज नोन एज पर्सन फेबल। अब पर्सनल फेबल का मतलब क्या है कि उनको लगता है कि कोई भी उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा। ये एक बहुत जनरल फीलिंग है जो एडोलेसेंस से एसोसिएटेड होती है। उनको लगता है कि उनकी फीलिंग्स को कोई समझता नहीं, उनकी बात को कोई नहीं समझता, और वो बहुत सारे ऐसे इमोशनल स्ट्रगल से जाते हैं। जैसे उनको बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के साथ इसी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार मेरी बात तो ये समझ ही नहीं रहे, मुझे सिर्फ अपनी बात बता रहे हैं, ठीक है।
दिस इज़ बिकॉज ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म। फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर वो समझते हैं कि हु दे आर, उनकी अपनी खुद की क्या आइडेंटिटी है, उनके अपने खुद के क्या वैल्यूज़ हैं, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी बिल्ट होती है और वो अपने आप को पेरेंट्स से अलग करके इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। लाइक अभी तक वो जाने जा रहे थे कि ये इनके बच्चे हैं, नाउ दे वांट टू बी नोन एज कि दिस मतलब अपने नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, अपने वैल्यूज़ के लिए जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। नाउ आइडेंटिटी कन्फ्यूजन क्या होता है, एरिक्सन के अकॉर्डिंग उनको लगता है कि जब ये बहुत सारी मतलब वो अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं बट उनकी सोसाइटी में एक अलग एक आइडेंटिटी अभी तक ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पर एक आइडेंटिटी कन्फ्यूजन की स्टेट बिल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं, ये अपने आप को मतलब लोगों से दूर करने लगेंगे। उनको लगेगा कि लोग सारे गलत हैं, तो वो अपने आप को आइसोलेट भी करने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ रैपिड फ्लक्चुएशंस इनकी वजह से देखने को मिल सकती है, उनके कॉन्फिडेंस में, उनको इनसिक्योर फील कर सकते हैं वो चीज़ों को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं इस स्टेज में देखने को मिलती हैं। नाउ कुछ बहुत मेजर कंसर्न्स होते हैं इस स्टेज से एसोसिएटेड। वो क्या होते हैं कि बच्चे इन गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो जाएं, जैसे डेलिंक्वेंसी। डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है कुछ इलीगल एक्ट्स, कुछ इलीगल काम, क्रिमिनल एक्ट्स, ऐसे चीज़ें ना करने लगें जो कि लॉ के हिसाब से गलत हों। अब इसमें क्या आ सकते हैं, जैसे स्टीलिंग हो गया, तो ये भी डेलिक्वेंसी में आएगा बिकॉज इट इज़ नॉट लीगली राइट, ठीक है। तो एक एडोलेसेंट जो अपनी पीयर प्रेशर में आके या किसी भी फाइनेंशियल नीड के लिए, या उसे कोई चीज़ पसंद आ गई और घर से उसे वो अलाउड नहीं है मिलना, तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, वो छुप कर कुछ चुरा लेगा किसी स्टोर से। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये बिहेवियर कुछ सोशल और लीगल नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है। तो जो भी ऐसे एक्शंस हैं वो सारे डेलिक्वेंसी में आते हैं, बट ये टेम्परेरी होता है। ऐसा नहीं है कि उसके लाइफ लॉन्ग उसके बिहेवियर में ये चीज़ आ गई है, ऐसा नहीं होता। टेम्परेरी है, कुछ वक्त के लिए आता है, बट धीरे धीरे वो समझने लगता है जिस हिसाब से उसको उस चीज़ के लिए आगे ट्रेन किया जाता है, ठीक है। और वो उस इस स्टेज में वो क्या करता है, जैसा लोगों को करते देखता है अपने आसपास, अपने दोस्तों को, उनके इन्फ्लुएंस में भी आकर ऐसा कर सकता है, तो वो अपने रोल मॉडल सेट करता है। उसका कोई पर्टिकुलर एक पर्सन होगा जो उसका फेवरेट होगा, तो जैसे काम वो करता है वैसा ही काम उसको भी करने का मन करता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब होता है वल्नरेबल टू स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़। अगर बच्चे क्या करने लगते हैं, कोई भी अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर या कैसे भी अल्कोहल या ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगें, तो ये मतलब ये तो उनके लिए हेल्थ के लिए तो रिस्की होगा, लेकिन ये लॉ को भी तोड़ता है। तो ये भी एक तरीके से बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि मतलब ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना ऑब्वियस सी बात है गलत है। सो दिस इज़ नोन एज सब्सटेंस अब्यूज़। और उनको कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें वो क्या करते हैं, उनको पतले होने का बहुत शौक हो जाता है। उनको लगता है कि मुझे बहुत अपीलिंग दिखना है, तो इसलिए आई नीड टू हैव अ गुड फिगर एंड आई नीड टू हैव अ पर्टिकुलर वेट टू लुक गुड। तो वो स्टारवेशन पे आ जाते हैं, मतलब उन्हें समझ नहीं आता कि मैं वेट लॉस कैसे करूँ, तो वो खाना पीना छोड़ के और भूखे रहने लगते हैं, ठीक है। ब्यूलीमिया इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एन ईटिंग डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं पहले और उसके बाद खुद ही कुछ ऐसे सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं, मतलब खुद ही खाएंगे पहले पेट भर के, उसके बाद उन सारी चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं इंटेंशनली, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से वो फास्टिंग करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि भूखे ही रह रहे हैं, बट वो खाते हैं और फिर उस चीज़ को बाहर निकाल देते हैं, सो दैट इट डज़ नॉट पुट एनी इफेक्ट ऑन देयर वेट और फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। तो ये कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं एडोलेसेंस के वक्त पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज अडल्टहुड। अडल्टहुड 18 टू 65 ईयर्स की एज अराउंड होता है, और किसी भी ऐसे इंसान को आप एडल्ट कह सकते हैं। हम जनरली जो डेफिनेशन डिफाइंड है वो ये है कि कोई भी ह्यूमन, कोई भी इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबल है, मच्योर है, सेल्फ सपोर्टिंग है और वेल इंटीग्रेटेड है सोसाइटी में, यानी वो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से उसको पता है कि मुझे एक पर्टिकुलर सोसाइटी में कैसे रहना है, क्या उसका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर सोसाइटी में। जैसे ये सारी नॉलेज है, जो इतना समझदार है, दैट इज़ नोन एज एडल्ट। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट दिस इज़ द डेफिनेशन। तो इस स्टेज में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। करियर को लेकर लोग अपनी एक, उनको जॉब चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, तो वो जॉब करने के लिए स्टार्ट करते हैं। और उनको करियर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है इस पर्टिकुलर स्टेज में। 20s और 30s में जो लोग होते हैं, इन लोगों के लिए करियर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ काम करना है। यू कैन नॉट सिट जॉबलेस एट योर प्लेस, ठीक है। तो करियर एंड वर्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टेज। और मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली भी इसी स्टेज में आता है, मतलब शादियाँ भी इसी स्टेज में होती हैं। तो जिसकी जैसे 30 के अराउंड एज के अराउंड, तो वो भी एडल्ट ही हैं, ठीक है, एडल्टहुड स्टेज में ही होते हैं। तो वहाँ पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालना आना चाहिए। किसी एक कोई और एक इंडिविजुअल हु हैज़ ग्रोन अप इन सम अदर सोसाइटी, बिल्कुल एक किसी अलग कल्चर का हो सकता है, वो उसके पेरेंट्स, उसकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई हो सकती है। नाउ यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू कोप विद देयर लाइक्स डिसलाइक्स, वो क्या चाहते हैं, वो कैसे रहते हैं डेली, एवरी डे उनके साथ रहना। तो ये सारी चीज़ें आप समझते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझते हैं। धीरे धीरे उनकी फैमिली ग्रो होती है उस तरीके से, और जॉब भी कर रहे हैं तो कैसे वो सारी चीज़ें बैलेंस करनी है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। ये सारी चीज़ें जो है वो इसी स्टेज में होती हैं। अब इसमें फिजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं।
इसमें बहुत जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉडी की स्ट्रेंथ और एनर्जी लेवल थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन करने लगता है। ठीक है, जैसे एज बढ़ेगी वैसे एक देखो अर्ली अडल्टहुड में एक पीक फिजिकल कंडीशन होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ये फिजिकल डिक्लाइन होने लगता है। एज रिलेटेड चेंजेस होने लगते हैं, जैसे विजन प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, जॉइंट्स में पेन होने लगेगा, ये सारी चीज़ें, सुनाई कम देने लगेगा, स्किन आपकी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। तो ये सारे चेंजेस धीरे धीरे आते हैं। कॉग्निटिव चेंजेस क्या होते हैं, इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और ज़्यादा मैच्योर होती जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डिक्लाइन भी होती हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती जाती हैं। ठीक है, लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ थोड़ी स्लो भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मेमोरी, उनको हर चीज़ लोगों को भूलने लगते हैं चीज़ें, उनको हर चीज़ याद नहीं रह सकती, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड स्पेशली चीज़ें। लेकिन इंप्रूवमेंट इन विजडम होती है, मतलब एक्सपीरियंस बढ़ता है, समझदारी भी बढ़ती है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसमें दोनों देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू ओल्ड एज यानी बुढ़ापा। नाउ इसमें बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिससे डील करना होता है एक इंडिविजुअल को। फिजिकली तो बहुत सारी चीज़ें फेस ही कर रहे होते हैं वो, जैसे बॉडी की स्ट्रेंथ एनर्जी कम हो जाती है, मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, चलने में प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, और सुनना देखना ये सारी एबिलिटीज़ भी कम हो जाती हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे और हेल्थ इश्यूज़ भी इस एज में हो ही चुके होते हैं, जैसे बहुत सारी क्रॉनिक कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट डिजीजेज हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी फिजिकली तो वो फेस कर ही रहे होते हैं। उसके साथ साथ इमोशनली भी बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। जब उनका काम छूटता है, ठीक है, रिटायरमेंट होती है, तो उनकी जो अपनी एक सोशल आइडेंटिटी है और जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में अभी तक थी, अब वो उनसे छिन गई है। नाउ अब उनके पास ऐसा नहीं है कि वो अपने उनकी एक आइडेंटिटी है जहाँ पर वो लोग उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उनकी छूटती हैं, जिससे उन्हें डील करने में थोड़ा वक्त उनको लगता है। उसके साथ साथ उनकी फैमिली में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चे उनके भाई पढ़ लिख के बड़े हो गए हैं, सबकी अपनी अलग फैमिली हो गई है, तो सब अपने हिसाब से रहने लगते हैं, या अगर कोई बच्चा साथ में रह रहा है तो पेरेंट्स जा रहे हैं काम करने, तो उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनका ध्यान रखना, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्लस उसके साथ साथ जो अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं, वो अपनी अचीवमेंट्स और फेलियर्स को इवेलुएट करने लगते हैं इस स्टेज में कि उन्होंने पूरी लाइफ में अपने हिसाब से क्या किया। जहाँ अगर उनको लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उनमें पीस और कंटेंटमेंट होता है, भाई अगर उन्होंने अच्छा किया तो सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन अगर वो अपनी लाइफ से डिसअपॉइंटेड हो गए, ठीक है, उन्हें लगा कि वो कुछ नहीं कर पाए, तो वो रिग्रेट फील करेंगे अपनी पूरी लाइफ को लेके, विच कैन लीड टू सम रियल इमोशनल और रियल मेंटल कंडीशंस। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें ओल्ड एज में होती हैं। लॉस ऑफ एनर्जी, ड्विंडलिंग ऑफ हेल्थ, फाइनेंशियल एसेट्स लीड टू इनसिक्योरिटी, उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगती है, बिकॉज नाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन फॉर एवरीथिंग। अगर उनको बाहर से कोई सामान भी मंगवाना है तो दे कैन नॉट गो ऑन देयर ओन, उनको डिपेंड होना पड़ेगा। जब उनके बच्चे के पास टाइम होगा तब उन्हें वो चीज़ लाकर मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अभी तक लाइफ में नहीं किया था। दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बडी, एक पाई के काम के लिए भी वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं थे, बट नाउ ऐसा है। तो ये सारी चीज़ों से उन्हें एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। नेक्स्ट स्टेज इज डेथ। नाउ डेथ इज़ द अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ, और ये कभी भी हो सकती है, मतलब लाइफ का इसका कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं है कि ये एकदम एंड में ही होता है। ये सारे स्टेजेस के थ्रू आने के बाद वो बहुत सारे कभी भी कंडीशंस की वजह से कभी भी लाइफ में ये स्टेज आपको देखने को मिल सकता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, धीरे धीरे माइंड और धीरे धीरे मेंटल एबिलिटीज़ और फिर धीरे धीरे फिजिकल और धीरे धीरे ऐसे डिक्लाइन करते करते एक दिन डेथ हो जाती है एक इंडिविजुअल की। अब ओल्ड एज में अगर किसी की डेथ होती है तो ये थोड़ा बेटर होता है इन कंपैरिजन टू समवन हु इज़ लाइक कोई कम एज में है, कोई चाइल्ड है या कोई यंगर एडल्ट है, तो उसकी डेथ जो है वो ज़्यादा ट्रैजिक समझी जाती है। गॉन कल्चर जो हमारे कंट्री में है उसके हिसाब से माना जाता है कि दैट इज़ कॉज्ड बाय मैजिक एंड डेमॉन, कुछ जादू वादू से होता है ऐसा। और जो तनाला कल्चर में है मडागास्कर में, उसके हिसाब से कहा जाता है कि देयर आर सम नेचुरल फोर्सेज दैट कॉज डेथ। तो इसके भी अपने एक अलग अलग कल्चर के हिसाब से अलग अलग बिलीव्स होते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डेथ को लेकर भी। ठीक है, तो नाउ दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके साथ हमने पूरा चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट रिवाइज कर लिया है। एवरी कॉन्सेप्ट वी हैव कवर्ड, वी हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग एनसीईआरटी के हिसाब से। इसके बाद इस लेक्चर के बाद अगर आप एनसीईआरटी रीड कर लोगे तो सारा चैप्टर जो है वो आपको कंठस्थ हो जाएगा, अच्छे से पूरा दिमाग में फिक्स हो जाएगा। इस चैप्टर का ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप ये यूज़र नेम डालकर भी टेलीग्राम पर अगर सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर ये सारे नोट्स तो आपको मिलेंगे, इसके साथ साथ और भी बहुत काफ़ी यूज़फुल स्टडी मटेरियल्स आपको वहाँ पर मिलेंगे आपके एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, रिविजन के लिए, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, क्वेश्चन पेपर्स, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू लीव अ कमेंट और लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। और बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।